आज के पॉडकास्ट में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, उनके नाम की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हर कोई व्यक्ति उनको जानता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, वो आज की गेस्ट है हमारे साथ कर्नैल सिंह। कर्नैल सिंह आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली पुलिस के अंदर सेवा की है। इसके अलावा अगमू कैडर में अलग अलग जगह पर वो रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो डायरेक्टर ईडी भी रहे हैं। जी हाँ, और डायरेक्टर ईडी पर रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने पूरा ईडी का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको ही पूरी तरह से चेंज कर दिया था। लेकिन इन सब के अलावा हम जो बात करेंगे, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, वो है बाटला एनकाउंटर। दिल्ली के अंदर जब लगातार धमाके हो रहे थे और दिल्ली से पहले देश भर में जो अलग अलग जो धमाके हो रहे थे, उसके अंदर जो टेरर ग्रुप शामिल था, उस टेरर ग्रुप को कैसे ख़त्म किया, कैसे जो उसके पीछे जो आतंकी थे उनकी पहचान की, और बाटला एनकाउंटर की कहानी क्या है, क्यों उसके ऊपर आज भी लोग एक तरह से शक पैदा करते हैं कि वो एनकाउंटर फेक है। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। कर्नल सिंह सर 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। दिल्ली में वो स्पेशल सेल में थे और 2008 में, सितंबर 2008 में दिल्ली के अंदर धमाके हो रहे थे और एक हफ्ते के अंदर ही सर की टीम ने जो उसके पीछे टेररिस्ट थे उनको पहचान कर ली थी और उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। तो पूरी ये कैसे गुत्थी सुलझाई गई कि कौन इसके पीछे आतंकी हैं और कैसे ये एनकाउंटर हुआ, तो इसके बारे में बात करते हैं। सर, अचानक से देश भर के अंदर जो है एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। मेरे ख्याल से जितनी बड़ी सिटीज़ होंगी देश भर में, उन सब में धमाके हो रहे थे, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। और आप ही वो सबसे पहले थे जिन्होंने वो क्रैक किया था कि कौन इसके पीछे टेरर मॉड्यूल है। तो कैसे पता लगा, और आपको कैसे पता लगा कि होम ग्राउंड टेररिस्ट ही इसके पीछे? कि जो ब्लास्ट शुरू हुए डिफरेंट प्लेसेस में, ये करीब 2005 से शुरू हुए। और पहले उत्तर प्रदेश में, बनारस में, कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए, फिर साउथ में बेंगलोर वगैरह में ब्लास्ट हुए। उसके बाद 2008 में 13 मई 2008 को जयपुर में ब्लास्ट हुए साइकिल्स पे। गुजरात में उसके बाद 26 जुलाई को गुजरात में ब्लास्ट हुए और वहाँ एक्चुअली उन्होंने टेररिस्ट ने 2 जगह प्लांट किए थे, एक अहमदाबाद में और एक सूरत में। फ़र्क ये था अहमदाबाद और सूरत के बॉम्ब्स में कि सूरत के बॉम्ब में जो उन्होंने एक कैपेसिटर लगाना भूल गए थे, अच्छा। जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर पाए, जबकि वहाँ पर उन्होंने 27 बम प्लांट किए थे। तो एक, मैं कहूँगा, फॉर्चुनेट था हमारे लिए। फिर 13 सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट किया। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ईमेल किया यूपी कोर्ट्स में जब ब्लास्ट किए थे, और उसमें क्लेम किया कि ये ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन ने किए हैं। हाँ सर, उस समय याद आता, तो वो लगातार कोई भी धमाके करने से पहले या उसके बाद, तुरंत बाद ही ईमेल कर दिया करते जी। थे। तो उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडियन मुजाहिदीन क्या है। एक थ्योरी ये थी कि सिमी जो है उसका पहला एस काट दो, लास्ट का आई काट दो, तो इंडियन मुजाहिदीन बन गया। तो इस पे भी एजेंसीज काम कर रही थी। गुजरात में जब ब्लास्ट हुए तो वहाँ पर सिमी के कुछ लोग पकड़े गए, और उन सिमी के लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि जो एक्चुअली जिन्होंने बम प्लांट किए हैं उन लोगों के पास कुछ मोबाइल फ़ोन थे। ये सिमी वाले लोगों ने बताया? हाँ। अच्छा। और उनके पास 4 मोबाइल फ़ोन थे, वो आपस में ही बात करते थे। इन लोगों से भी बात नहीं करते थे मोबाइल ये पे। सिमी वालों से बात नहीं करते, लेकिन आपस में ही बात। आपस में। तो ये जो पकड़े गए, इनको नहीं पता था वो लोग कौन है, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पता थी उनको। दूसरी बात, जो गुजरात में ब्लास्ट हुए थे उसमें जो कार सप्लाई हुई थी, उसमें ये टेररिस्ट ने क्या किया कि हॉस्पिटल्स के अंदर अहमदाबाद में भी और सूरत में भी 2-2 गाड़ियाँ रखी। उन गाड़ियों का इनका पर्पज़ था उसमें बम प्लांट किया कि जब जो लोग इंजर्ड हैं
वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनके घर वाले आएंगे, उस समय फिर हॉस्पिटल में ब्लास्ट किया जाए। हाँ सर, ये हाँ बड़ा इन्होंने डेडली प्लान बनाया था कि इंजर्ड को जब फर्स्ट एड मिलेगी तो उस दौरान फिर से ब्लास्ट हो। जी, तो इसके अंदर जो है ये सप्लाई किए थे एक चोर ने, बम्बई का चोर था वो। डिफरेंट चोरों को पकड़ा गया बम्बई पुलिस द्वारा, तो अल्टीमेटली ये चोर भी पकड़ा गया। और 18 सितंबर को इस चोर के माध्यम से एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस ब्यूरो से कि 13 लोग गुजरात ब्लास्ट होते ही राजधानी से अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ये उस चोर ने बताया? उस चोर ने बताया। दूसरी चीज, जो वो लोग, जो फ़ोन नंबर की बात हो रही थी, उसमें से एक फ़ोन कुछ दिन दिल्ली भी आके रुका था। और इस बात की जानकारी चोर को थी कि कौन टेररिस्ट हैं? नहीं, उसको नहीं मालूम था। तो जो दिल्ली में रुका था, बाटला हाउस एरिया में ही वो फ़ोन की लोकेशन आई थी। जब इन चारों फ़ोनों का एनालिसिस किया गया, मोहनचंद शर्मा की टीम इस पर काम कर रही थी, तो उसमें एक कॉल आई थी 1 सेकंड की फ्रॉम बम्बई से। एक ही आउटसाइड कॉल थी। जनरली क्या होता है, 1 सेकंड की जो कॉल होती है वो तब होती है जब आप फ़ोन को काट देते हो। अच्छा। अगर मिस्ड कॉल है तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो उसको कॉल को जब एनालिसिस किया गया तो उसकी लोकेशन भी बाटला हाउस आई उस आदमी की। तो उसका फ़ोन ऑब्जर्वेशन पे लिया गया। ऐसी कोई बात उसमें नज़र नहीं आ रही थी ऑब्जर्वेशन के दौरान कि आप कह सकें कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का इंडिकेशन हो रहा हो। एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो 18 तारीख को, 18 सितंबर को आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 13 लोग वहाँ से चले हैं। अब उन लोगों, कौन लोग थे वो, उनको एनालिसिस करने के लिए हमने ये सोचा कि टाइम कम है, तो ये देखा जाए अगर वो दिल्ली आए हैं तो हो सकता है रिजर्वेशन ही, रिटर्न रिजर्वेशन दिल्ली से कराया। तो जब ये देखा गया तो 13 लोगों ने निजामुद्दीन से रिटर्न रिजर्वेशन कराया था। तो 13 लोगों की वो मैच हुई। जब उनका एड्रेस चेक किया गया तो एड्रेस फाल्स मिला, रॉन्ग मिला। कहाँ का एड्रेस दिया गया था? एड्रेस दिल्ली में जगह जगह का दिया गया था और नाम की भी आइडेंटिटी सब गलत थी वो। अब यहाँ पर एक डेड एंड आ गया। फिर मोहनचंद शर्मा से मैंने कहा कि ये चेक करो, क्या जिस फ़ोन को हम ऑब्जर्वेशन पे लगा रहे हैं, आतिफ नाम के आदमी का था, तो क्या इसकी लोकेशन, जब रिजर्वेशन कराया गया था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन कराया गया था, क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इसकी भी लोकेशन थी? और आतिफ मेरे ख्याल से उस मॉड्यूल का हेड था। हाँ, उस मॉड्यूल का हेड था। लेकिन उस समय नहीं पता था हमें। तो एक डाउट क्रिएट हुआ कि भाई ये इसकी पोजीशन रिजर्वेशन के टाइम वहाँ क्यों थी? कॉन्सिडेंस भी हो सकता था। फिर इसकी सारी कॉल्स को दोबारा सुना गया तो उसमें एक कॉल बड़ी अजीब थी। उसमें एक इससे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ पे ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं है। ये आप रियल टाइम फ़ोन को सुन रहे थे उनका? पुरानी कॉल थी ये। इनऑक्यूअस सी कॉल थी उस समय तो, बट इसको सुना गया कि फिर इसकी लोकेशन चेक की गई उस समय, तो लोकेशन करोल बाग आ रही थी। और ये किसके फ़ोन पे आया था सर? ये आतिफ के फ़ोन। आतिफ के फ़ोन पे आया था। तो इसका मतलब करोल बाग से ऑटो में ही ब्लास्ट हुआ था करोल बाग में, तो कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ नज़र आया। और शुरुआत में उसको कहा गया था कि वो कोई सिलेंडर ब्लास्ट, कुछ इस तरह की बातें निकल कर के आ रही थी। हाँ, शुरू में लोगों ने कहा था, बट वो तो देखने से ही पता लग रहा था। जब मैंने मौका विज़िट किया था तो जहाँ वो कटिंग थी चीज़ों की, जैसे ऑटो टूट गया था, तो एक RDX की जो कटिंग होती है वो शार्प एज से होती है, और जो अमोनियम नाइट्रेट लो एक्सप्लोजिव से होती है वो जार्ड कटिंग होती है। तो उस कटिंग से आइडिया लग जाता है कि एक्सप्लोजिव यूज़ किया था। तो इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया था? इसमें जहाँ तक मुझे याद है अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया गया था। सॉरी, इसमें हाँ, अमोनियम नाइट्रेट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस समय। एक दूसरी और कॉल थी जिसमें लखनऊ से कोई आदमी चीज़ लेके आ रहा था। पहली बात उसने मने की कि बस से लेकर आनी है, ट्रेन से लेकर नहीं आनी। एंड पूरी रात आतिफ उससे बात कर रहा था कि भाई सामान सेफ़ है या नहीं। तो एक ये डाउट क्रिएट होता है। फिर हमने इसके और इसके साथियों की लोकेशंस चेक किए ड्यूरिंग ब्लास्ट। तो जब जयपुर में ब्लास्ट हुए थे इनके फ़ोन बंद थे, इसके और इसके और लोगों के जो कनेक्टेड थे। जब गुजरात में ब्लास्ट हुए थे तो भी फ़ोन बंद थे।
और जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे तो भी फ़ोन करते और लोकेशंस इनकी कहाँ, वहीं यहीं फ़ोन छोड़ के जाते थे, दिल्ली में ही? दिल्ली में फ़ोन छोड़ के जाते अच्छा, थे। मतलब अगर देश भर में जहाँ भी ब्लास्ट करने जा रहे हैं, दिल्ली में फ़ोन को दिल्ली में छोड़ के जाएंगे, अपने फ़ोन छोड़ के जाएंगे, फ़ोन साथ नहीं ले जाते फ़ोन थे। साथ लेके नहीं जाएंगे। तो उस पे फिर इनका फिर लोकेशन चेक की गई। लोकेशन चेक करने पे इनका बाटला हाउस में लोकेशन आई। वहाँ पे एक बिल्डिंग है L18, तो उसमें इनका 108 नंबर घर था, उसमें लोकेट किए गए। फिर ये डिस्कशन हुआ कि भाई रेड कब डालनी चाहिए। एक तो हम श्योर नहीं थे क्या ये इन्वॉल्व है या नहीं है। ये आपने इन्वेस्टिगेशन सर जो 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में जो ब्लास्ट हो रहे थे, उससे पहले ही करनी शुरू कर दी थी, या आपने 13 सितंबर 2008 को जब दिल्ली में जब धमाके हुए उसके बाद आपने इनके पैटर्न को चेक करना शुरू किया था? देखिए, इन्वेस्टिगेशन टेररिस्ट केसेस में हमेशा रहती है, और स्पेशल सेल जो है हमारा ये था कि चाहे बम्बई में ब्लास्ट हो, चाहे वो गुजरात में हो, हम एक टीम भेजते थे वहाँ पर ओके, टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस तरह पैटर्न यूज किस किया टाइप का पैटर्न है। तो कई बार क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से आ जाए, या कोई आप इंटरसेप्शन सुन रहे हो उससे कनेक्ट हो जाए, तो हमारी टीम हमेशा काम करती थी। इवन मैंने एक टीम कश्मीर में भी लगाई हुई थी, ओके। ताकि वहाँ की अगर कोई भी इनपुट आए हम टाइमली उसको हैंडल कर सकें। अच्छा, मतलब एक ये शक पैदा हो रहा था कि हो सकता है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं वो इसके पीछे शामिल हो सकते हैं। नहीं, इन जनरल लगाई हुई थी। ओके। आप जो पूछ रहे हैं ना 13 सितंबर से पहले, तो स्पेशल सेल का काम करने का तरीका ये था कि राउंड द क्लॉक काम करते थे। कहीं से भी कोई ब्लास्ट हो या कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो, इमीडिएटली उसके ऊपर क्या इनपुट है वहाँ पर, किस तरह का बॉम्ब एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया है, इस सब के ऊपर एनालिसिस शुरू कर देते थे। क्या कोई किसी और केस से कनेक्ट हो रहा है वो। तो इसमें भी जैसे ही गुजरात में ब्लास्ट हुए, इवन यूपी में भी जब ब्लास्ट हुए थे तब भी हमारी टीम ने काम करना शुरू कर दिया था। गुजरात में हुए तो भी हमारी टीम वहाँ गई थी, जयपुर में हुए वहाँ टीम गई थी। तो पूरे हमारे पास एनालिसिस था चीज़ों का, तो काम पहले से चल रहा था। ये जो इनपुट आया था 18 सितंबर का इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। अच्छा। और इस इनपुट की वजह से हमें ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी है कि आतिफ में भी इन्वॉल्व। उस समय तक हम श्योर नहीं थे। क्या इनपुट था सर वो? इनपुट तो ये था कि वहाँ से चले हैं 13 लोग। 13 लोग जो हैं वो रिटर्न रिजर्वेशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कराया गया था। वहाँ पर जब रिजर्वेशन कराया गया तो आतिफ की पोजीशन वहाँ थी, इस फ़ोन की पोजीशन वहाँ थी। ओके। नंबर 1। नंबर 2, जब भी ब्लास्ट हुए इनके सारे फ़ोन बंद थे। और फिर एक कॉल जो करोल बाग से एक कॉल जो आपस में कॉल कर रहे थे, और एक लखनऊ वाली जो मैंने बताया वो कॉल कर रहे थे, सारे एक डाउट क्रिएट करते थे। तो इस डाउट के बेस पे डिसाइड किया कि वहाँ पर सर्च की जाए उस घर पर। बेसिकली जो गट फीलिंग एक आ गई थी कि यही वो लोग हैं जो कि इन धमाकों के पीछे हो सकते हैं। Okay. अब ये था कि उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था। हाँ, तो किस समय रेड की जाए वहाँ पर। उस समय तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा सर इस समय, मतलब इस तरह के डिफ़िकल्ट के अलावा कि घर में होने चाहिए लोग। हाँ। तो रात को डिस्कशन हुआ, हम 2 बजे तक, 18 तारीख और 19 तारीख के बीच की जो रात है, 2 बजे तक हम डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि कल सवेरे जो है, दैट मीन्स 19 सितंबर की सवेरे, घर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस समय, तो उस समय रेड डाली जाएगी। मीनवाइल मुझे किसी ने बताया कि मोहन चंद शर्मा की बेटा बहुत बीमार है। हाँ सर, वो डेंगू था, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैंने मीटिंग से निकलने के हुए मोहन से कहा, मोहन तुम्हारा बेटा बीमार है तो तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए, तो चाहो तो तुम रेस्ट ले सकते हो का। तो उसने कहा नहीं सर, मैं लीड करूँगा टीम को। और तब तक आपको सिर्फ ये एक डाउट था कि ये जो सस्पेक्ट हैं जिसको हम तलाश कर रहे हैं, जो देश भर में धमाके कर रहे हैं, ये L18 में हो सकते हैं? यस। कोई श्योरिटी नहीं थी अब? नहीं, उस समय तक कोई श्योरिटी नहीं थी। ओके। तो रात को प्लान बनाया कि हम रेड करते हैं और देखते हैं जी। तो आपने फिर उसके बाद क्या पुलिस यूनिफॉर्म में गई थी, प्लेन में जाने का प्लान बनाया? स्पेशल सेल यूनिफॉर्म में नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, एरिया इतना कंजेस्टेड है, अगर आप वहाँ मूव करें तो आप नोटिस में आ जाते हैं। हाँ सर। और हमें नहीं पता था वो वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दैट इज़ नंबर 1। और रमजान का महीना था तो और डिफिकल्ट। अगर सपोज नहीं मिलते और पता लग जाता पुलिस यहाँ आई थी, और सपोज कर लो वो टेररिस्ट थे, तो फिर वहाँ कभी नहीं आएंगे, तो आप मिस कर जाओगे टेररिस्ट को। तो इसलिए टीम में एक जो था, एक
टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर के उसमें गया था, और बाकी लोग बाहर थे, 7 लोग अंदर गए थे वहाँ पर। 7 लोग थे। आई थिंक एक शायद धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र भी था, धर्मेंद्र वो जो आई थिंक एयरटेल या किसी की उसमें यूनिफॉर्म में गया था। बाकी मोहन चंद शर्मा थे और बाकी लोग थे इनके साथ, राहुल था, हाँ, तो और थे। मुझे याद है कि क्योंकि मैंने भी कवर किया था, तो एक ऑफिसर जो है आपकी सबसे पहले जा करके देख करके आए, नॉक करके कि भी हाँ। यस, धर्मेंद्र। हाँ, तो वो बेसिकली नॉक नहीं किया, वो वेरीफाई कर रहा था अंदर कोई है या नहीं। ओके। तो उसने आवाज़ सुनी कि अंदर आवाज़ आ रही है, तो उसने फिर रिमेनिंग टीम को इन्फॉर्म किया कि अंदर लोग हैं। तो जब ये ऊपर गए, ये 4th फ्लोर पे है ये, और इसमें जो सीढ़ियाँ हैं, एक लेफ्ट साइड पे घर था, राइट साइड पे दूसरा घर था, 2 घर थे एक फ्लोर पे, और उसमें 2 दरवाजे थे। अच्छा, जिस फ्लैट में ये टेरेस थे उसमें 2 2 दरवाजे थे, एक फ्रंट दरवाजा था और एक साइड का दरवाजा था। ओके, मतलब उसी साइड में साथ से निकल के भागने के लिए नहीं, दरवाजा था बस। ओके। तो इन्होंने नॉक किया, तो अंदर जो आवाज़ आ रही थी बंद हो गई। अच्छा। फिर इन्होंने कहा कि हम पुलिस से हैं, दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो एक किसी ने वो साइड के दरवाजे को धक्का दिया तो खुल गया। ओके। तो ये अंदर गए। तो पहला जो मेन गेट था वो अंदर ड्राइंग रूम में खुलता था, अच्छा। और ये वाला जो गेट था ये बेसिकली एक और रूम था उसके सामने खुलता था। ओके। तो इन पे इमीडिएटली फायरिंग हुई। अच्छा, मतलब टीम जैसे ही घुसी अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। इन्होंने भी रिटर्न फायर किया। कुछ लोग किचन की साइड पे चले गए, लेकिन मोहन चंद शर्मा और 2-3 लोग जो थे वो ड्राइंग रूम में फेस टू फेस थे, टेरेस पे। उसमें से 2 लोग जो हैं वो भागने में सफल हो गए मेन गेट से। आतिफ जा जो था उसको वहाँ पर गोली लगी, जो मेन आईएम का मेन था, और 2 लोग साइड रूम में थे। एक उसमें बाथरूम में छुपा हुआ था और एक के साथ एनकाउंटर हुआ। हमारी जब सेकंड कंटिजेंट गया, मोहन चंद शर्मा को जब गोली लगी, और एक हेड कांस्टेबल था बलवंत, उसको भी गोली लगी थी। इन दोनों को वहाँ से शिफ्ट किया गया। उसके बाद कंटिजेंट आ गई थी दूसरी टीम, जिसको संजीव यादव लीड कर रहे थे, एसीपी संजीव यादव। उसमें राजवीर था हेड कांस्टेबल। जब वो उस कमरे में अंदर गया, उसने तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, तो उस पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी थी, और एक वहाँ मारा गया उसमें से। और एक जो है बाथरूम में मिला, उसके इंटेरोगेशन से प्लस उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में जो रिकॉर्ड मिला, उससे फिर बाकी चीज़ें रिवील हुई इनके बारे में। सर, एक बड़ा सवाल इसमें उठता है कि आप प्लानिंग कर रहे थे जब टीम जा रही थी, तो वो क्या इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया था कि टेररिस्ट हो सकता है फायर करें और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाएं? देखिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है किसी भी ऑपरेशन के लिए। आई एम श्योर, बिल्कुल। आप किस तरह के कपड़ों में जाएं, क्या पहन के जाएं, क्या सुविधा ले, प्रिकॉशंस लेके जाएं। पहली बात, जैसे मैंने बताया कि एक शक था, कंफर्म नहीं था कि टेररिस्ट हैं उस समय। दूसरी बात, इस इलाके में अगर आप जाएं और वो कमरे में ना हो, तो आपको दूसरी बार अगर वर्दी में गए हैं, या क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट कपड़ों के अंदर तो पहनी नहीं जाती, कपड़ों के बाहर पहनी जाती है, करीब 6.25 किलो के आसपास की वो होती है। तो अगर आप रिकॉग्नाइज हो गए, तो आपने जिसको पॉसिबल है कैच करने की, आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। तो बड़ा डिसीजन था मोहन चंद शर्मा का कि वो इसमें नहीं जाएंगे। जो कंटिजेंट थी, सेकंड टीम थी, वो उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, और वो दूर थी, वो वहीं थी, पास में थी, लेकिन इतने में तो वो एनकाउंटर हो गया जाता। बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन हुआ था। डिसीजन है। अब मोहन चंद शर्मा ने इससे पहले काफ़ी सारे ऑपरेशन डील किए थे। वन ऑफ द ब्रेव ऑफिसर्स। 44 के करीब उसने एनकाउंटर्स किए थे इससे पहले। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो नेव है। ही वॉज वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी इंटेलिजेंट, एंड अगर मैं इन्वेस्टिगेशन स्किल का देखूं, तो मुझे उससे अच्छा कोई इन्वेस्टिगेटर मैंने नहीं देखा। मतलब अभी आप बात कर रहे हो कि ये काम करना है, वो व्हाट्सएप पे या उस पर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन भी दे देता था। अच्छा, आप मतलब कुछ कह रहे हैं, उससे पहले वो कर चुका होता था कि हाँ इसको इस तरह से करना, कर चुका होता था यानी आपने अगर डायरेक्शन भी दी है तो बात करते करते वो डायरेक्शन नीचे पास ऑन कर देता। तो टाइम सेविंग,
फिर दूसरी उसकी अंडरस्टैंडिंग कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो बहुत अच्छी थी। तो हिज लॉस दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा लॉस था। पर्सनल लॉस है आपका? या इट्स ए पर्सनल लॉस। अगर एक ऑफिसर आपके साथ काम कर रहा है एंड दैट टू इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जब आप टेररिज्म को डील करते हो तो सारी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होती हैं। हर केस जो है आपको नहीं पता कि जब आप पकड़ने जाते हो क्या होगा उसका आउटकम। तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए उसका। कोशिश होती है कि टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया जाए ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे मिल सकती है। जैसे इसमें एक हमने जो पकड़ा वहाँ पर मौके से, उससे काफ़ी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली। क्या नाम था उसका शायद मोहम्मद सैफ नाम था। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है फिर वो आईबी के साथ शेयर की गई, दूसरी स्टेट पुलिस के साथ शेयर की गई, और उसकी वजह से जो इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, और अब आज की डेट में तो है नहीं। संजीव एसीपी थे और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे। दूसरी टीम, सेकंड टीम को लीड। तो मैंने कहा कि कोशिश करो बाहर ना निकल पाए टेररिस्ट, मैं और फोर्स को मंगाता हूँ। फिर मैंने सीपी को ट्राई किया, बट वो मीटिंग में थे, होम मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे थे, तो इनिशियली उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन फिर मैंने पीसीआर को फ़ोन किया कि मुझे 5 कंपनी और 1 प्लाटून कमांडो इमीडिएटली बाटला हाउस में चाहिए। इमीडिएटली स्पेशल सीपी थे नीरज कुमार जी एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनका फ़ोन आया कि कर्नल क्या बात हो गई है। देन आई टोल्ड हिम कि अभी मैं फोर्स पहुंच जाएगी, डोंट वरी। इमीडिएटली मैंने आलोक से कहा तो मुझे रास्ते में मिला। अच्छा, आप तुरंत वहाँ से निकल गए थे? हाँ, वहाँ से निकल गए, हम एरिया में पहुँचे, बाटला हाउस के एरिया में। वहाँ बहुत बड़ा क्राउड था। जो गाड़ी खड़ी करके जब चले तो लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद थी, और उससे थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे गली जाती थी। हाँ, उसमें बल्कि ये भी कहने लगे थे कि मस्जिद के अंदर इनकाउंटर हुआ जो तो उसके बाद राइट साइड में जो गली थी करीब आई थिंक 100 मीटर लंबी थी, उसके बीचों बीच ये लेफ़्ट साइड पे L18 की बिल्डिंग थी। तो यहाँ पर 4th फ्लोर पे जब हम गए तो संजीव था वहाँ पर, एक सब इंस्पेक्टर था उस समय राहुल, उन्होंने मुझे सारी चीज़ एक्सप्लेन की, 2 लोगों के भागने के बारे में भी बताया। छत वगैरह हमने चेक की और कमरे भी चेक किए और पूरा रूम का इंस्पेक्शन किया। वहाँ पर एक आई थिंक AK-47 भी मिली। तो जब मैं नीचे आया तो वहाँ पर काफ़ी मीडिया भी था और पब्लिक बहुत थी वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही मैं कार में बैठा तो हमारे PRO थे उस समय राजन भगत, उसका फ़ोन आया कि सर वो मीडिया वाले पूछ रहे हैं क्या पुलिस मस्जिद में रेड डालने वाली है, ऐसा रूमर उड़ रहा है। तो मैंने कहा मस्जिद की तरफ हमारा कुछ नहीं है, जो एनकाउंटर था वो वहाँ पर हुआ है L18 बाटला हाउस में। रमज़ान का समय, मस्जिद में रेड तो बड़ा डिफ़िकल्ट। किसी आदमी ने कोशिश की होगी कि कम्युनल सिचुएशन क्रिएट की जाए, बट इमीडिएटली पुलिस हेडक्वार्टर ने, राजन भगत ने मीडिया को क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कोई पुलिस का वो नहीं है। तो वो मामला जो था, इशू जो फ्लेयर अप हो सकता था, वो वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो है मामला, आप कह रहे हैं कि वो डाई डाउन हो गया, लेकिन बावजूद इसकी इस पे सवाल तो उठते रहे। खुद जो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जबकि आप बता रहे हैं कि जब इनकाउंटर हुआ होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग चल रही थी, बावजूद इसके कांग्रेस सरकार लगातार सवाल उठा रही थी कि फेक इनकाउंटर है। जी, एक तो हमारे देश में जो है कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि ये टेररिस्ट नहीं था, सपोज कर लो, या ये बोलता है कि टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर झूठा था, ही शुड स्पीक विद एविडेंस। अगर कोई पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस, क्योंकि पॉलिटिशियन जब बोलता है तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों का एक व्यू बनता है। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी लोग जो हैं, अगर उस पर सवाल उठाते हैं तो एविडेंस के साथ सवाल उठाएं, और वो एविडेंस पहले गवर्नमेंट को जमा करें, उसका एग्जामिनेशन हो। अगर गलती निकलती है तो जो भी गलत करता है वो सफ़र करना चाहिए, लेकिन गलती नहीं निकलती तो क्यों उसको सफ़र किया जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि ये 2008 की बात है,
5 स्टेट्स में इलेक्शंस थे नवंबर दिसंबर में। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे अर्ली 2009 में। तो हमारे यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स बड़ी है। उस वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते लोगों ने बोलना शुरू किया। हाँ, दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, सलमान खुर्शीद बोल रहे थे, दिग्विजय सिंह थे, ममता जी भी आई थी वहाँ पर बाटला हाउस एरिया में, अमर सिंह थे, और भी बहुत लोग थे जो नेगेटिव बोल रहे थे। बट इसमें सबसे पहले जो होता है किसी भी एनकाउंटर में, विद इन 48 आवर्स NHRC को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। वो हमने रिपोर्ट भेजी है NHRC को। इसके साथ ही एक यूनिट जो जिसने एनकाउंटर हुआ वो नहीं, दूसरी यूनिट केस रजिस्टर करती है एनकाउंटर के ऊपर। यहाँ पर क्राइम शुरू में लोकल पुलिस ने किया, फिर वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हो गया। वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करके कोर्ट को जमा करती है, जो कि किस हालात में एनकाउंटर हुआ, क्या फैक्ट्स थे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके वो कोर्ट को सबमिट करती है। एंड कोर्ट उसको एनालाइज करता है। अगर किसी को डाउट है वहाँ कोर्ट में भी जा सकता है। ये 2 चीज़ होगी एक। अच्छा, उसके अलावा NHRC खुद एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है अलग से, वो भी जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है। ओके। बट माइनॉरिटी कमीशन भी सवाल पूछता है। इतने सारे लोग जब सवाल पूछते हैं, लोग हाई कोर्ट भी चले जाते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। मेरा व्यू है ओनली एक इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो एक कमेटी हो, चाहे किसी के थ्रू हो। ये नहीं कि आप 7-8 जगह जवाब दे रहे हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। ये तो चलिए पॉलिटिकल पार्टी थी, क्योंकि ये जामिया वाला एरिया था, बाटला वाला, तो जामिया के VC ने भी सवाल उठा दिया था। हाँ, जामिया के जो वाइस चांसलर थे, ये तो चलिए ठीक है, वोट बैंक है, लेकिन जामिया के VC ने जब सवाल उठा लिया फेक इनकाउंटर, तो जामिया के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि वो इनको सपोर्ट करेंगे कोर्ट में। हाँ, नंबर 1 इज हाउ ए यूनिवर्सिटी VC बिल्कुल, from which funds he can support, and why should he support a terrorist? मतलब क्या है उसका? तो हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस थे जो हमने अपने लैपटॉप में इकट्ठे कर रखे थे। मैंने आलोक से कहा कि तुम VC से टाइम लो और हम दोनों उनसे मिलने जाएंगे। तो हम प्राइवेट गाड़ी में यूनिवर्सिटी में गए, मैं आलोक, हम केवल 2 ही लोग थे। VC से मिलने उनके ऑफिस में केवल 2 ही लोग थे, कोई पुलिस नहीं थी हमारे साथ। VC को हमने पूरे एविडेंसेस दिखाए, तो कुछ बोले नहीं, चुप हो गए उसके बाद। एंड उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। तो हमें ये भी करना पड़ा कि लोगों को जगह जगह जो लोग मैटर करते थे उनको एविडेंस दिखाए, ताकि उनको समझ आए कि वो मतलब एक तरफ आपके जो सबसे क्लोज एड था, जो क्लोजेस्ट ऑफिसर था मोहन चंद शर्मा, वो ही इज़ बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, क्योंकि तब तक तो इंजर्ड थे। दूसरी तरफ ये इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी, तीसरी तरफ एलिगेशंस चल रहे हैं। तो आप क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो, मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए भी। एंड टीम के लोग एक बार मेरे पास आए और कहते सर हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें फांसी पे टांगेंगे ये? सी द डेस्परेशन कम्स, फॉल्स न्यूज़, देयर वर सब सेक्शन ऑफ मीडिया जो कि झूठी खबरें छाप रहे थे, उसको भी आपको हैंडल करना है। पॉलिटिशियंस को आपको हैंडल करना है, गवर्नमेंट को फैक्ट्स बताने हैं। देन वेरियस एजेंसीज, माइनॉरिटी कमीशन कभी रिपोर्ट मांग रही है, ऑफ कोर्स NHRC को तो राइट है लीगल सारी रिपोर्ट मांगने का। इसमें एक और इशू आया था, वो एक इसमें जो एनकाउंटर में डेथ हुई थी जिसकी, किसी ने छाप दिया वो 14 साल का है। हाँ, माइनर है। तो वहाँ से भी हमारे पास एक सवाल आया था कि भाई माइनर का एनकाउंटर कैसे हुआ? अब हमें क्या पता कौन है वहाँ पे, हालांकि इसकी एज ज़्यादा थी, 18 से ज़्यादा थी। बट सवाल ये है कि जब कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उधर से फायरिंग हो रही है, ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। आतिफ के लिए आया था ना सर? नहीं, आतिफ नहीं, दूसरा एक और था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, तो उसके बारे में कहा गया था ये। तो डिफरेंट तरह के एलिगेशंस थे। बट ऐसे टाइम पे कोई चीज़ अगर हेल्प करती है तो आपका इन्वेस्टिगेशन। आपके होम मिनिस्टर थे, वो तो कह रहे थे कि नहीं इनकाउंटर ठीक है,
लेकिन उन्हीं की सरकार के जो लोग थे, बाकी वो कह रहे थे कि नहीं फेक है। हाँ, गवर्नमेंट भी सेक्शंस थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कपिल सिब्बल साहब को भेजा अच्छा। कि फैक्ट्स को वेरीफाई करो। तो एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा तुम मेरे घर आना, टाइम दिया उन्होंने, और फ़ोन रखते रखते कहा बी प्रिपेयर्ड। तो बी प्रिपेयर्ड मीन्स आई अंडरस्टूड कि भाई हमें तैयार होकर जाना है। तो मैं अपना वो सारा रिकॉर्ड लैपटॉप वगैरह लेके गया। तो वहाँ पर कपिल सिब्बल जी बैठे हुए थे। अच्छा, एलजी के पास? एलजी के घर पे। ओके। और इस तरह से सिटिंग हुई कि मैं एक साइड पे बैठा, बीच में एक टेबल थी, अपोजिट साइड पे कपिल सिब्बल जी थे, और मेरे राइट साइड पे एलजी साहब बैठे थे। एलजी साहब कन्वर्सेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने, वो केवल सुन रहे थे। पहली चीज़ कपिल सिब्बल ने निकाली कि एक पेपर कटिंग, जिसमें था कि सिर पे गोली लगी है एक के। तो उन्होंने पूछा कि सिर पे गोली कैसे लगी, जबकि कपिल सिब्बल उससे पहले जो है सवाल उठा रहे थे समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे, इसने दिग्विजय सिंह ने उठाए थे, ममता जी ने उठाए थे सवाल, और कपिल सिब्बल उसको लीड भी कर रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं कि मंत्री थे वो। तो पहला सवाल यही था। तो अब मैंने उनको एक्सप्लेन किया। पहले तो मैंने बताया सेटिंग कि घर की लोकेशन क्या है, घर के अंदर का नक्शा मैंने वहीं हाथ से उनको बना के सब बताया, और फिर बताया कि किस तरीके से वो एनकाउंटर हुआ जिसमें उसको सिर पे गोली लगी। फिर मोहन चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों में गलत आ रही थी कि जी पीछे से 3 गोलियां लगी हैं, जबकि उसको फ्रंट से गोली लगी उसमें तो बार बार कह रहे थे कि जो एक्सीडेंटल फायर का बताने की बात कह रहे थे, या फिर उन्हीं के किसी ने जो साथ में साथी था पुलिस वाला, कि उसी ने दुश्मनी की वजह से गोली मार दी। इस तरह की बड़ी खबरें। हाँ, वो बेसिकली बैक से फायरिंग की बात कर रहे थे। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत छापी थी अखबारों ने, वो फ्रंट से गोली लगी थी। तो वो मैंने बताया उनको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने कि देखिए तो फ्रंट से गोली लगी है, अखबार वाले गलत छाप रहे हैं। तो उस तरह के जितने भी उनके दिमाग में क्वेरीज थी वो उन्होंने पूछी। आफ्टर दैट मैंने कहा सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको कुछ एविडेंसेस दिखाऊं। कहने लगे यहाँ दिखाओ। फिर मैंने उनको सारे एविडेंसेस दिखाए। फॉर एग्जांपल जब गुजरात में ब्लास्ट हुए थे तो इन्होंने क्या किया, जितने भी बॉम्ब थे ब्लास्ट से पहले उनको सजाया। अच्छा। इसमें सजाया आई और एम। अच्छा, वो अपनी पूरी वो एक आइडेंटिटी बना के चल रहे थे। और उसके पीछे एक पर्दा था जिसपे इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद लिखा हुआ था गुजराती में। अच्छा। वो एक वीडियो और एक फोटो वो इनके लैपटॉप से मिली थी। ये आतिफ वगैरह के जब आपने इनकाउंटर किया उनके लैपटॉप से। अब ये पुलिस के पास तो हो नहीं सकती, ये तो ब्लास्ट होने से पहले की फोटो है। बिल्कुल। दूसरे जो कार थी जिसमें बम प्लांट किया था, उन कार की फोटो विद बम थी, जो मुंबई से चोर ने दी थी, वो हॉस्पिटल में लगाई थी। और उनमें जो बम था वो उस वहाँ मिली। इसके बाद इनके लैपटॉप से जो जयपुर में ब्लास्ट हुए थे तो एक साइकिल पे बम रखे, वहाँ साइकिल पे ब्लास्ट हुए थे, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके, तो उसकी वीडियो बनाई थी बम की। तो वो सारी इस तरह के एविडेंस थे। फिर बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे टू जॉइन टेररिज्म। अच्छा। इसकी फोटोग्राफ्स थे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के। तो उससे पता लगता है क्या क्या इनके दिमाग में था, किस तरह से मोटिवेट करते थे। तो जब उन्होंने वो सारी चीज़ देखी तो कपिल सिब्बल जी कन्विंस हो गए कि यस ये ठीक है बिल्कुल। और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बात बताऊंगा। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर खुद एश्योर होना चाहते थे कि जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है जिसको बार बार कह रहे हैं कि गलत है जी, तो इस बात के लिए उन्होंने कपिल सिब्बल को भेजा था। अपने होम मिनिस्टर पे भरोसा नहीं कर रहे थे वो। अब कपिल सिब्बल देखो बहुत बड़े एडवोकेट हैं और वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि हो सकता है इसीलिए उनको बोला गया हो। नहीं, लेकिन ये बात काफ़ी हैरान करने वाली बात है ना कि मनमोहन सिंह जो कि प्रधानमंत्री हैं वो अपने गृह मंत्री पे भरोसा ना करके अपने मंत्री पे कर रहे हैं कि जाओ आप जाकर के फैक्ट्स को चेक करो कि सही है। रीज़न ये हो सकता है ना कि गृह मंत्री जी ने तो ऑलरेडी रिपोर्ट दे दी थी और ये किसी और से कराना चाहते थे। गृह मंत्री तो पहले सेटिस्फाई हो चुके थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी होगी, पीएम को दी होगी, फिर भी वो वेरीफाई करना चाहते होंगे, प्रेशर होगा जिस तरह का भी। तो वो वेरिफिकेशन में फिर शाम को कपिल सिब्बल जी का फ़ोन भी आया मेरे पास, उन्होंने कहा मैंने पीएम साहब को बता दिया। हाँ, लेकिन इससे पता लगता है ना कि
कि सरकार अपने मंत्री पे ही जो देश की सुरक्षा जो संभाल रहे हैं उस पे भरोसा नहीं कर रहे, अगर मतलब उसको भी वो नहीं, वेरीफाई करना चाहते हैं मैं तो। नहीं कह सकता ये रीज़न है या कि कोई और रीज़न है, क्या दिमाग में उनके चल रहा होगा। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ, जो दिल्ली पुलिस डे है उसमें एट होम होता है एक। हाँ बिल्कुल। उस एट होम में प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। तो एक उसमें प्रथा भी है कि प्रेसिडेंट के पीछे खड़े होकर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ वो फ़ोटो खिंचवाने जा रहे थे, रास्ते में एलजी और प्राइम मिनिस्टर साहब थे। अच्छा। तो एलजी साहब ने मुझे रोक लिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी से मेरा इंट्रोडक्शन कराया और फिर उनसे कहा कि सर ये वही ऑफिसर है जिसने बाटला हाउस हैंडल किया था। पीएम बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने बोला कि यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब। ओके। तो दैट डे वी अंडरस्टूड कि मामला सेटल हो गया, मामला मतलब सेटल हो गया। ओके। तो मतलब कि कपिल सिब्बल की रिपोर्ट जाने के बाद ही फिर जाकर के हाँ, उनको लगा कि पॉलिटिकली दे अंडरस्टूड। जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनएचआरसी ने इसकी इंक्वायरी की। दोनों गवर्नमेंट में आप क्या चेंजेस देखते हैं? मतलब ये बड़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि एक बाटला एनकाउंटर जैसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगातार अलग अलग इंक्वायरी को फेस करना पड़ा, वो अपने गृह मंत्री पे भरोसा ना करके एक दूसरे मंत्री को भेजती हैं कि फैक्ट चेक करो कि सही है कि नहीं है, और एक तरफ ये सरकार है जो कि कह रही है कि इस तरह की घटनाओं पे एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। आप देखिए, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता गवर्नमेंट्स के बारे में, लेकिन ये ज़रूर है कि एक दूरदर्शिता होनी चाहिए। अगर हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है तो उस टेररिज्म को के लिए एक पॉलिसी भी होनी चाहिए। अगर लोग सपोर्ट करने लगेंगे, एंड पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ कि अगर पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करने लगेंगे किसी भी टेररिस्ट ग्रुप्स को या किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट को, मैं ये नहीं कहता कि वो ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये कहता हूँ कि उस इंसिडेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे डिमोरलाइजेशन आता है पुलिस फोर्सेज में। और अगर हमें डिमोरलाइज पुलिस फोर्स है तो कैसे हैंडल करेगी टेररिज्म सही को? बात। तो इसलिए ज़रूरी है दूरदर्शिता के हिसाब से हमें प्रॉपर पॉलिसीज़ लानी चाहिए, हमें प्रॉपर लॉज लाने चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रायल का प्रोसीजर लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की डेट में भी इंडियन मुजाहिदीन के केसेस को अगर आप देखें, वो डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहे हैं। कुछ गुजरात में चल रहे हैं, कुछ राजस्थान का खैर फाइनल हो गया, आ गया, दिल्ली में चल रहे हैं। दिल्ली के केस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर एक एक्यूज गुजरात में है तो वो यहाँ नहीं आ सकता, वो कहेंगे पहले हम अपने केस ख़त्म करेंगे। तो एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अगर एक टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे उसने कहीं भी ब्लास्ट किया हो, ट्रायल एक ही जगह हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की हमें पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है ताकि हम टेररिस्ट रिलेटेड केसेस को जल्दी फाइनलाइज कर सकें, जल्दी डिसाइड कर सकें, और सर्टेनली फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई आदमी बिना एविडेंस के इस तरह के एलिगेशन लगाता है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। इसके लिए कहीं आपने कहीं लिखा है सर कुछ? मैंने अपनी बुक जो है बाटला हाउस, उसमें ये लिखा हुआ है। मोहनचंद शर्मा को जिसने गोली मारी थी आरिज खान, उसको बाद में फिर पकड़ा गया, तो आप जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक आप क्या आप महसूस कर रहे थे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लोग इस बात पे बड़ा एलिगेशंस लगा रहे थे कि कैसे दो लोग भागे, विदाउट रियलाइजिंग कि वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, कितना क्राउड रहता है, कितना इंटरमिंगल होना पॉसिबल है, कि भाई भाग नहीं सकते। झूठ इस बात पे भी लोग कह रहे थे कि झूठा एनकाउंटर है। ये लोग पकड़े गए, अल्टीमेटली पकड़े गए। ये एविडेंस प्रूव हो गया कि ये लोग मौके पे थे, मौके से भागे थे। तो हमारा ये स्टैंड विंडिकेट हुआ पहला तो कि भाई मौके से दो लोग भागे थे। दूसरा, ट्रायल में दोनों जो भागे थे दोनों पकड़े गए हैं, दोनों को सजा हो गई है ट्रायल में। हाई कोर्ट में अभी अपील चल रही है। तो एक तो ये प्रूव हुआ। इसमें जो कोर्ट्स ने देखा, एक एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने गोली नहीं चलाई। तो एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है जिसमें जब कोई आदमी गोली चलाता है
तो उसके हाथों में गन पाउडर Gunpowder के लग जाता वो लग जाते हैं। तो एम्स के डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम किया, तो गन पाउडर उनका हैंड वाश लिया, हैंड वाश को CFSL भेजा, CFSL से रिपोर्ट आई कि इसमें गन पाउडर है। सो दैट इंडिकेट कि उन लोगों ने गोली चलाई, जो कि ये कहते थे कि गोली नहीं चलाई। नंबर 2, दूसरा एलिगेशन ये था कि बड़ी क्लोज रेंज से गोली मारी है। तो बैलिस्टिक रिपोर्ट आई, वो इंडिकेट करती थी कि क्लोज रेंज से नहीं थी। तो ये जो कुकड अप स्टोरीज थी वो सारी खत्म हुई। कौन थे इनके पीछे सर, कुकड अप स्टोरी के पीछे? तरह तरह के लोग थे। एक कोई पब्लिक के लोग भी कहते हैं, पब्लिक ग्रुप, पब्लिक, उन्होंने भी एक मीटिंग की थी बाटला हाउस एरिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे उसमें। कुछ लोगों ने उसमें एविडेंस दिए थे। क्या एविडेंस दिए थे, नोबडी नोस। मतलब कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत से लोग हमारे यहाँ खड़े हो जाते हैं बिना बात के। अर्बन नक्सल कह सकते हैं उनको? सी, आई कांट से देम अर्बन नक्सल, बिकॉज अर्बन नक्सल एक पर्टिकुलर वर्ड है। जो लोग नक्सलाइट्स को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं, दे आर अर्बन नक्सल। तो इनको अर्बन नक्सल तो नहीं कह सकते, बट इनको, मैं तो इनको अपॉर्चुनिस्ट बोलूँगा। ओके। कि नाम छपवाना है अपना। अच्छा, दैट इज द ओनली थिंग। मीडिया हाईलाइट। मीडिया हाईलाइट कि भाई एक वहाँ पर मीटिंग की गई, ओपन मीटिंग की गई, इतने लोग अटेंड किए, ये लोग बैठे थे, उसकी एक रिपोर्ट बना देते हैं। फिर वो, अगर आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट में जाओ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है कभी किसी के, या कोई एक्शन नहीं होता। लेना चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टेररिज्म पे पॉलिसी होगी तो अपने आप एक्शन हो जाएगा। हाँ, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, बिना सोचे, बिना एविडेंस के, बिना एविडेंस के जस्ट सेइंग एनीथिंग, बिकॉज या तो आप अपना नाम लाना चाहते हो या वोट लेना चाहते हो। आई डोंट नो, अलग अलग पर्पज हो सकते हैं आदमी के। पॉलिटिशियन को समझ में आता है तो वो तो वोट बैंक ही कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि नाम छुपा के आगे क्या करेंगे। तो बिल्कुल आपका जो भी है, हर एक आदमी की इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, वो अपनी नीड पूरी कर रहे होंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे सर, जो जिसको लोअर कोर्ट से तो फांसी की सज़ा हो गई आरिज खान को, जी, लेकिन हाई कोर्ट से अभी तक अटका हुआ है। वो डिसीजन होगा। देखिए, कोर्ट्स हमारे यहाँ इतने सारे केसेस हैं कोर्ट्स में। अगर हम देखें लोअर कोर्ट्स में करीब सिविल एंड क्रिमिनल मिला लें 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस। इस तरह के मामलों में स्पीडी ट्रायल नहीं होना चाहिए? जो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बट होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट कर दिया। अब स्पेशल कोर्ट के लिए आपके पास नया जज तो है नहीं। जो एक सेशन जज है, ऑलरेडी काम देख रहा है, उसी को स्पेशल कोर्ट में लगा दिया, तो वो फास्ट ट्रैक नहीं हो पाता। जो जजेस की शॉर्टेज है हमारी कंट्री में, एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ ही कम है, सैंक्शन से भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कम है, तो उससे जो है डिले केसेस में हो रहा है, पेंडेंसी बढ़ रही है। सिमिलर केस हाई कोर्ट्स का है। हाई कोर्ट्स में भी जजेस की शॉर्टेज है। मुझे एक्चुअल फिगर याद नहीं है, बट आई थिंक 33% शॉर्टेज है हाई कोर्ट्स में। यही वजह तो नहीं है कि जो बुलडोजर जस्टिस जो है वो शुरू हो चुका है, कि भी कोर्ट के अंदर मामला जैसे पहले ही हम कि जो सिविल केसेस हैं, पर्टिकुलरली मैं मेंशन करूंगा, सिविल केसेस जो हमारे यहाँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसमें 20 साल, 30 साल, कभी 40 साल भी लग जाते हैं। एंड लोग जो हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के हैं। झूठे केस रजिस्टर करा दो दूसरी पार्टी के खिलाफ, किसी पावरफुल आदमी को यूज़ कर लो सेटल कराने के लिए। बहुत सारे मेथड्स लोग यूज़ करते हैं, बट ये आउट ऑफ द कोर्ट जो मेथड यूज़ करते हैं, ये इसका रीज़न यही है कि हमारे सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। चलिए, ये तो बाटला हाउस की बात थी। एक और बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग केस है सर आपके बारे में पता लगा था कि अतीक अहमद, हालांकि वो तो बाद में गिरफ्तार हुए थे, यूपी के अंदर उनका इनकाउंटर हो गया, आपने उनको बड़े स्टाइलिश तरीके से गिरफ्तार किया था। नहीं, देखिए, उसको अंदाजा ही नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। स्पेशल सेल में ना एक सिस्टम था, वो सिस्टम था कंट्री के टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाते। अच्छा। एंड इन क्रिमिनल्स को पकड़ना है, अपार्ट फ्रॉम द टेररिज्म, टॉप क्रिमिनल्स पे हाथ डालना है, पकड़ना है उनको। ओके। और फिर उन पे डिफरेंट क्रिमिनल्स पे टीम लग जाती है। मतलब छोटे मोटे नहीं, जो बड़े बड़े जो डॉन टाइप के जो फर्क पड़ता है। अगर आप टॉप क्रिमिनल्स पे पकड़ते हो तो दूसरे लोग वैसे ही भागने लगते हैं। तो कैसे पकड़ा था आपने? बड़ा नहीं, ये आई थिंक विनय त्यागी की टीम थी,
तो इन्होंने इसको पकड़ा था। हाँ। मैंने सुना है बाद कि में यूपी मैंने पुलिस, सुना है कि सीधा किसी को सुपारी दे रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था और आपने इंटरसेप्ट किया और कि आ जाओ ज़रा। हाँ, दैट इज़ राइट, वो टीम काम करती रहती थी हाँ, डिफरेंट उस पे, डिफरेंट क्रिमिनल्स पे। हुँ, इस पे भी काम चल रहा था जी, और एक टीम ने, विनय त्यागी की टीम ने इसको हुँ, पकड़ा। विनय त्यागी तो ये भी बता रहा था, जैसे ही उसने स्पेशल सेल का नाम सुना, हाँ। उसकी पतलून गीली हो गई। ओह! और तब तो वो एमपी था ये मुझे इस समय नहीं याद है। कि तो फिर अरेस्ट किया उसको। जी। तो ये थे हमारे साथ कर्नल सिंह सर, जिन्होंने बताया कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो उनके कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना सबसे करीबी ऑफिसर है मोहनचंद शर्मा, उसको इस एनकाउंटर में खोया था और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस के दौरान किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके की इंक्वायरी का सामना किया। और ये इस बात के लिए कहते हैं कि एक ऐसा कॉमन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर इस तरह के जो नेशनल टेररिज्म को लेकर के एक पॉलिसी होनी चाहिए, जहाँ पर एक ही जगह पर जा कर के इस तरह के मामलों की सुनवाई हो ताकि स्पीडी उस पे जस्टिस मिल सके।